Good morning to all of you. All thanks and praises be to Allah. Also thanks to my dear brother Ashutosh, Masharik, Farah, Shoaib and Shabista. Today we will discuss about mucormycosis which is also known as black fungus. ब्लैक फंगस एक ऐसी डिजीज़ है जो फंगस की वजह से होती है, फंजाई की वजह से। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसके आसपास हाइफी ग्रो हो जाती है। हाइफी एक फंगस का स्ट्रक्चर होता है, उसको हम हाइफी कहते हैं। वो ब्लड वेसल्स के आसपास ग्रो हो जाती है। इसके अंदर दो लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है, एक तो डायबिटिक वालों को और एक ऐसे लोगों को जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है। इम्यून सिस्टम या तो नेचुरली वीक है या फिर जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उनको इम्यूनो सप्रेसेंट एजेंट दिया जाता है, तो जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम उनका वीक हो जाता है। तो ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। इसके साथ जो लोग लॉन्ग टर्म स्टेरॉयड यूज़ कर रहे हैं, याद रखिएगा स्टेरॉयड यूज़ करने से ये डिजीज़ ज़्यादा हो रही है। ओके, तो आप स्टेरॉयड का यूज़ बगैर किसी मेडिकल सुपरविजन के अंडर में ना करें। तो कितने टाइप के म्यूकोरमाइकोसिस होते हैं? ये होते हैं 5 टाइप के। आपको याद रखना है CD ग्रुप। ठीक है, C फॉर क्यूटेनियस, D फॉर डिसेमिनेटेड, G फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, R फॉर राइनोसेरेब्रल, P फॉर पल्मोनरी। ओके, सबसे पहले है क्यूटेनियस। क्यूटेनियस मीन्स स्किन म्यूकोरमाइकोसिस। अगर मान लीजिए स्किन किसी की जल गई है या स्किन पर सर्जरी हुई है या कोई और ट्रॉमा हुआ है तो स्किन में पोर्स क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्किन म्यूकोरमाइकोसिस या क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? ब्लिस्टर्स या फिर अल्सर, और जो इन्फेक्टेड एरिया होगा वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। और इसके जो अदर सिम्टम्स हैं उसमें पेन है, बहुत ज़्यादा पेन होता है और स्किन रेडनेस हो जाती है और स्वेलिंग हो जाती है। इसके बाद आता है आपका डिसेमिनेटेड। डिसेमिनेटेड क्या कब होता है? जब इन्फेक्शन स्प्रेड होता है थ्रू ब्लड। जब इन्फेक्शन स्प्रेड होता है ब्लड के थ्रू, ठीक है, और एक पार्ट से दूसरे ऑर्गन में पहुंच जाता है ये इन्फेक्शन। सबसे जो कॉमन इफेक्ट करता है वो ब्रेन को करता है, उसके बाद स्प्लीन और हार्ट को ये इन्फेक्ट करता है डिसेमिनेटेड के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर मेंटल चेंजेस देखे गए हैं और पेशेंट जो है वो कोमा में जा सकता है। इसके बाद आता है आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में कब ये देखा गया है? चिल्ड्रन के अंदर कॉमन। ठीक है, एडल्ट में कम होता है लेकिन चिल्ड्रन में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस ज़्यादा होता है। ठीक है, स्पेशली देखा गया है प्री मैच्योर और लो बर्थ वेट जिनका, जो इन्फांट्स होते हैं लेस देन 1 मंथ। ठीक है, और जो इन्फांट्स एंटीबायोटिक्स पे चलते हैं तो जिसकी वजह से क्या होता है, एंटीबायोटिक्स लेने से उनका जो इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तो इनको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके बाद आता है पल्मोनरी यानी कि लंग्स म्यूकोरमाइकोसिस। ये जिन लोगों को कैंसर या फिर जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है उनको ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। इसके अंदर जो कॉमन सिम्टम्स है वो है आपका फीवर, कफ, चेस्ट पेन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, SOB, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ओके, इसके बाद आता है आपका राइनोसेरेब्रल। राइनोसेरेब्रल ये साइनस और ब्रेन में होता है। ये भी एक इन्फेक्शन है, ठीक है, जो स्प्रेड होता है ब्रेन में। ये सबसे ज़्यादा जो देखा गया है वो है अनकंट्रोल डायबिटीज़। जिनको अनकंट्रोल डायबिटीज़ है या फिर जिनका किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है उनके अंदर राइनोसेरेब्रल ज़्यादा होता है, उनके अंदर राइनोसेरेब्रल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, इसके बाद जो है राइनोसेरेब्रल। राइनोसेरेब्रल मतलब साइनस एंड ब्रेन। ये भी एक इन्फेक्शन है जो ब्रेन में स्प्रेड होता है। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा उन लोगों में देखा गया है जिनके अंदर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, जो अनकंट्रोल डायबिटीज़ के शिकार हैं या फिर जिनके अंदर किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है उनके अंदर राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस ज़्यादा देखा गया है। इसका जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो है आपका वन साइडेड फेशियल स्वेलिंग हो जाती है, हेडेक रहता है या फिर नज़ाल या साइनस कंजेशन रहता है, ब्लैक लीजियन ऑन नेज़ल ब्रिज या अपर इनसाइड ऑफ माउथ, और ये बहुत धीरे धीरे क्या हो जाता है सीवियर केस में, और इसमें फीवर भी रहता है। ठीक है, राइनोसेरेब्रल के अंदर जो लोग कॉर्टिकोइड स्टेरॉइड्स या फिर कोई सा भी टाइप के स्टेरॉइड यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उनको ज़्यादा होने के चांसेस हैं। उसकी वजह से क्या होता है, इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो जाता है और ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, कोई सा भी स्टेरॉइड्स या फिर कोई सी भी ड्रग्स आप बगैर किसी मेडिकल सुपरविजन के अंडर में ना लें। तो अगर मान लीजिए किसी को म्यूकोरमाइकोसिस सस्पेक्टेड होता है तो फिर उसको एम्फोटेरिसिन बी कॉम्प्लेक्स दिया जाता है 4 से 6 हफ्ते तक। ठीक है, ये आपके सामने जो दिख रहा है यही है आपका एम्फोटेरिसिन बी का स्ट्रक्चर। ओके, एम्फोटेरिसिन बी देने के बाद इस फंगस को सर्जिकल रिमूव करना भी बहुत ज़रूरी रहता है। अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें तो सबसे पहला, जिन लोगों को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस है या फिर जो लोग HIV एड्स के शिकार हैं, जिनका इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़ वगैरह है, और जो लोग इम्यूनो सप्रेशन यूज़ करते हैं स्टेरॉइड्स के थ्रू, या तो कम डोज में ले रहे हैं 3 हफ्तों से ज़्यादा या फिर हाई डोज में ले रहे हैं 1 हफ्ते से ज़्यादा, तो उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को म्यूकोरमाइकोसिस होने का ज़्यादा खतरा रहता है। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन सी लैब कराई जाती है? ठीक है, सबसे पहला CBC, ESR वगैरह, FBC,
ठीक है। LFT KFT भी होता है विथ इलेक्ट्रोलाइट्स। वायरल मार्कर्स का भी यूज़ करते हैं इसमें, HIV HBV HCV। इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है। सबसे पहली चीज़ इसमें साफ़ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अपनी बॉडी को क्लीन करें, हाइजीनिक कंडीशन में रखें, अपने आसपास की चीज़ों को साफ रखें। ठीक है। और हाइपरग्लाइसेमिया यानी कि ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखें, उसको बढ़ने ना दें। ठीक है। जिन लोगों को डायबिटीज़ मेलाइटिस की शिकायत है वो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि जिनको नहीं है तो वो बिल्कुल ही शुगर का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगें, ऐसा बिल्कुल ना करें। इसके अलावा जो स्टेरॉयड थेरेपी पर चल रहे हैं तो उनको राइट डोज राइट टाइम पर लेनी ज़रूरी है। ठीक है। ज़्यादा यूज़ ना करें। इसके अलावा जो ह्यूमिडिफायर का यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर डिस्टिल वाटर का यूज़ करें ऑक्सीजन थेरेपी के लिए। इसके अलावा अगर कोई एंटीबायोटिक्स या एंटी फंगल आप ले रहे हैं तो खुद अपने से ना लें, बगैर किसी डॉक्टर की सलाह से। ठीक है। जब तक कोई मेडिकल डॉक्टर आपको ये इसका एंटीबायोटिक या एंटी फंगल या कोई स्टेरॉइड्स की सलाह नहीं देता, जब तक आप किसी भी दवाई का इस्तेमाल ना करें। ठीक है। तो एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आशुतोष और एडवोकेट